नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष मैं हेमलता तिवारी कक्षा 12 की जो हिंदी है बोर्ड की, उसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश के जो प्रश्नोत्तरी है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हल करते हैं, को लेकर उपस्थित हुई हूँ। अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों 10-10 नंबर के आते हैं, यानी 20 नंबर का प्रश्न है और ये 20 नंबर लेना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो भी गद्य और पद्य दिया जाता है उसमें उस प्रश्नों का उत्तर होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना गद्य होता है उसी में से हमें अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढना होता है। और ये प्रश्न इतने आसान भी होते हैं और थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत पड़ती है बस, और हमारे ये 10 नंबर हमारी झोली में आ जाते हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों को कवर करता है। सबसे बड़ी बात, बहुत सी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा ये प्रतिशत बढ़ाता है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, आसान भी होती है। तो देखिए, अब हम अपने प्रकरण की ओर चलते हैं और ये बता दूं कि ये जो मैंने गद्य लिया है आपका, देखिए कितना सुंदर सा मैंने लिखा हुआ है। ये गद्य 2019 और 2022 में आ चुका है। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। पूरी संभावना 2024 में है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य है, तो एक बार ध्यान से इसको समझ लेते हैं। बस इसी में से अपने प्रश्नों को ढूंढना है। एक ट्रिक समझ लीजिए कि हमें कहीं और भटकना नहीं है। पहले हम अपने इस गद्य को पढ़ेंगे। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से हैं। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़े, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचानना आवश्यक धर्म है। ये 10 नंबर का है। इसमें ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और 5 प्रश्न है, तो 5 गुना यानी प्रत्येक प्रश्न की जो मार्किंग है 2 नंबर की है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए टोटल 10 नंबर का है। तो हमारा पहला प्रश्न है। अब देखिए, हमने गद्य को पढ़ लिया है। आप लोग कम से कम 2 बार अपने गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके बाद प्रश्नों को पढ़ें, प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये गद्य कहाँ से लिया गया है, उसका नाम और लेखक का नाम, और उस गद्य के जो हमारे पाठ का नाम है उसके लेखक कौन है, 2 चीज़ें पूछी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका अंडरलाइन रेखांकित है गद्यांश, मैंने लाल पेन से कर रखा है, तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें निहित हैं। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। ये राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत किया गया है, मतलब लिया गया है। अब दूसरा प्रश्न, इसको मैं बताऊंगी। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब हमारा कर्तव्य देखिए कितने अच्छे से यहाँ दिया हुआ है। पूरा जब हम पढ़ेंगे कर्तव्य है, देखिए क्या है। उस राष्ट्र के भौतिक स्वरूप, भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। बस ये हो गया इधर में। अब हम चलते हैं, मैंने जैसे लिखा हुआ है इसको बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही साफ सुथरे अक्षरों में लिखिएगा, और जितना सुंदर, सुव्यवस्थित, सुगठित और सरल भाषा में लिखेंगे, नंबर उतने अच्छे
और थोड़ा सा साफ से लिखिए, दूर दूर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न 1। अब यहाँ प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, सीधा उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 का जो उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत किया गया है, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर ये है ना, आप इस भी लिख सकते थे कि राष्ट्र का स्वरूप, पाठ का नाम और निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल, तो भी उत्तर सही होगा। लेकिन आप अपनी बात को जितने अच्छे से, जितने सुव्यवस्थित रूप से आप बताएंगे, आपको उतना प्रभावित होते हैं उत्तर देने में, अच्छा भी लगता है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, रेखांकित अंश की प्रति। देखिए बहुत जो उतना लिखा है कि राष्ट्र पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी तो उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, यानी फूलेगा फलेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत आज तक की जानकारी प्राप्त, पृथ्वी के उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इसको देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है इसका पूरा। अगर इसको और भी अच्छा सुंदर बनाना है तो आप इसका प्रसंग और संदर्भ भी लिख सकते हैं व्याख्या में, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं लिखा है, आप प्रसंग सीधा ये ले सकते हैं, प्रसंग इसमें लिख सकते हैं। हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः हमारी पृथ्वी ही है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि तुलना अथवा अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार है, निर्मूल है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, राष्ट्रीयता की भावना का अंकुर उतना ही अधिक फूलेगा फलेगा। कहने का यह देखिए, हम अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है तो हमारा प्रेम नहीं है तो हमारी राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी। इसलिए हमें अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना चाहिए, तभी हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम होगा। ये शब्द है, इस तरह से आप बना सकते हो। अगला हमारा है तीसरा है प्रश्न हमारा है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। देखिए उसी में से ढूंढ के लिखा है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके अनुपम सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति हमें सतर्क एवं जागरूक रहना चाहिए। अगला है प्रश्न हमारा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो जो राष्ट्रीयता अपनी धरती से नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है, क्योंकि राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी पृथ्वी अर्थात हमारी धरती माँ है। अगला प्रश्न हमारा इसमें, पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो अगला है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, अर्थात हमारी सभी विचारधाराओं का जन्म पृथ्वी से ही होता है। तो ये हमारे इस तरह से 5 प्रश्नों के हमने उत्तर लिखे, यानी हमारे ये 10 नंबर पूरे पक्के हो गए। देखिए किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, रटिए मत, रटना नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, उसको समझना है और समझ के ही लिखेंगे। तो ये गद्यांश था हमारा 10 नंबर का। एक अब पद्यांश देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से लिया गया है। अपठित पद्यांश है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत दिख हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नव के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। देखिए इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कितना दुख है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत दिख हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नव के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। अब इसको जब जैसे हम पढ़ते हैं तो अब प्रश्न आते हैं हमारे, इसके प्रश्न देख लें कौन कौन से हैं। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक, ये भी 10 नंबर का, ध्यान दीजिएगा ये भी 10 नंबर का है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो ये पाठ क्या है, इसका नाम, पाठ का नाम, कौन से इसका पाठ का शीर्षक रहा है, प्लस इसमें लिखना है कवि का नाम, किसने इसको लिखा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें केवल एक लाइन है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान दीजिएगा।
फिर है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या कहा, अथवा कवित्री ने स्वयं को क्या बताया, अथवा कवित्री, हाँ बस 3 प्रश्न, 2 प्रश्न है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहती है। किससे आहत होकर विश्व हंसा, पलकों में क्या मछली, निर्झरणी मछली ना पलकों में। ये देखिए बिल्कुल इसी से उत्तर ढूंढना, कहीं यहाँ वहाँ नहीं। आपको पता ना, पलकों में निर्झरणी मछली। आप बिल्कुल कहीं भटकिएगा नहीं कि जो आपके दिमाग में है। आपको जब नहीं, अगर मान लो आपने ये पद्यांश नहीं पढ़ा होता, ये सॉरी पद्यांश नहीं, हाँ पद्यांश नहीं पढ़ा होता, तो क्या इसके प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी समझिए, 12वीं के छात्र हैं आप लोग, तो कहीं भटकना नहीं, परेशान नहीं होना, बिल्कुल धैर्य के साथ इसको पढ़ना, पढ़ के प्रश्नों को समझना, समझने के बाद इसके उत्तरों को देखिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो हमारा ये पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित है सांध गीत नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग में संकलित गीत 3 शीर्षक कविता से उद्धृत है। देखिए कितने अच्छे से, अगर आप ऐसा नहीं इतना लंबा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, शीर्षक है गीत 3 और कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। देखिए उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो शीर्षक आपका गीत 3 है और कवित्री का नाम महादेवी वर्मा है। अब अगला प्रश्न हमारा आता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या कहा। तो इन्होंने पहले इसमें उत्तर नहीं, ये रेखा नहीं, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें जो व्याख्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये आपका रेखांकित है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो हम इसको कवित्री महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदली की जैसा भरा पड़ा है। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है किंतु दूर दूर तक आकाश में उसका कोई स्थायी निवास नहीं होता है, वह तो इधर उधर भटकती ही रहती है। इनको आप अपने शब्दों में देखिए, जितना दुख है उसके, तो आप जितना अच्छे से उसको लिख पाएँ उतना अच्छा ये होगा। इधर उधर भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार इस विस्तृत संसार में भी मेरा कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, और ना मेरे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसको मैं अपना कह सकूं। ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। मेरा तो इतना ही परिचय है और इतना ही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज आ रही हूँ। ठीक है। कवित्री का आशय कि मानव जीवन क्षणिक है। यहाँ पे मानव जीवन क्षणिक है। अगर इसको भी विस्तार करना चाहें तो कैसे, कि आदमी का कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, तो क्षणिक जीवन है, थोड़ा जीवन है, कोई उसका नहीं है कि दुख सुख है, कब कैसी घटना घट जाए पता नहीं रहता है। समग्र जीवन का मात्र इतना ही परिचय है और इतना ही इतिहास है। ये महादेवी वर्मा अपनी दुख भरी नीर की बदली का उसमें दुख बता रही हैं अपना, और इसको पढ़ने से पता भी लगता है कि जीवन में सच्चाई यही है, ये जीवन क्षणिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। ठीक है, दुख की बदली बताया कि नहीं। अगला प्रश्न हमारा इसमें, कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहती है। प्रश्न संख्या सही डालिएगा। प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर रुदन का कारण है। ठीक है, वो अपने प्रीतम से मिलना चाहती है, मिल नहीं पा रही है, इसलिए वो रोती रहती है। अगला है, किससे आहत होकर विश्व हंसा। तो कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए कहती है कि जिस प्रकार आकाश बहुरंगी मेघ रूपी दुपट्टे से सुशोभित है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी बहुरंगी नाना अभिलाव से रंगा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न था हमारा 5वां, कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहती है। आकाश से अपनी समानता करते हुए क्या कह रही है। कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए कहती है कि जिस प्रकार आकाश बहुरंगी मेघ रूपी दुपट्टे से सुशोभित है, उसी प्रकार हृदय भी बहुरंगी नाना अभिलाषाओं से रंगा हुआ है। अगला प्रश्न है, किससे आहत होकर विश्व हंसा। दूसरों के क्रंदन में आहत होकर विश्व हंस पड़ा, हंसा। अब प्रश्न है, पलकों में क्या मछली। तो पलकों में नदी के समान अश्रुधारा मछली
ठीक है। तो ये होगी पलकों से निर्झरणी मतलब नदी धारा। तो आपने ये देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, महादेव वर्मा जी का है ये, और बहुत सारे हमारे पास और भी गद्य और पद्य हैं। तो इसे याद रटना नहीं है, केवल समझने का प्रयास कीजिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने कोशिश की है कि वीडियो में दोनों को लाने का। यदि बच्चों आप लोगों को जानकारी मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आप लोगों का पेपर अच्छा हो, बहुत अच्छे नंबर 100% नंबर आए, और ऑल द बेस्ट। सभी को मेरी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। फरवरी बहुत दूर नहीं, बस पेपर आने ही वाला है।